बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। सभी छात्रों के लिए खासकर ये बड़ी खबर, झारखंड में 2 जून से सरकारी स्कूल खोले जाएंगे। राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों को खोलने का आदेश दिया है। गैर शैक्षणिक कार्य जैसे कि किताबों का वितरण, नामांकन आदि होंगे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इस बात की जानकारी दी है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 2 जून से झारखंड के अंदर सरकारी स्कूल खोले जाएंगे। राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों को खोलने का आदेश दिया है। साथ ही गैर शैक्षणिक कार्य जैसे कि किताबों का वितरण हो या फिर नामांकन हो, ये काम भी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इस बात की जानकारी दी है। तो लॉकडाउन खत्म होने वाला है, कुछ ही दिन बचे हैं 4.0 आगे। हालांकि लॉकडाउन का क्या कुछ होगा इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है, क्या लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा। लेकिन इसी बीच आपको ये बड़ी जानकारी दे दें, अच्छे संकेत मिलते हुए, जहां पर 2 जून से जो है राज्य सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि सभी सरकारी स्कूल खोले जाएंगे। साथ ही गैर शैक्षणिक काम, चाहे किताबों का वितरण हो या फिर नामांकन यानी कि एडमिशन हो, वो सब काम भी किए जाएंगे। खुद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इस बात की जानकारी दी है। तो झारखंड के लिए बड़ी खबर, सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट के लिए बड़ी जानकारी दे दें कि 2 जून से सरकारी स्कूल खोलने का आदेश राज्य सरकार की तरफ से दिया गया है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान जो है तमाम राज्यों की सरकारों ने एक कोशिश की थी कि बच्चों की पढ़ाई को नुकसान न हो, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत की गई थी। लेकिन अब आपको बता दें कि 2 जून से सरकारी स्कूलों को खोलने का आदेश दिया गया है। अब अभी तक आपको बता दें कि झारखंड पहला ऐसा राज्य है जहां पर स्कूल खोलने का आदेश दिया गया है, क्योंकि देश में अभी कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जिसने स्कूल खोलने का आदेश दे दिया हो। झारखंड पहला राज्य है। और इसी ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मदन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मदन, पहला ऐसा राज्य है देश का जिसने 2 जून से जो है तमाम शैक्षणिक योग्यताओं वाली बात की जाए या फिर स्कूलों की बात की जाए, खोलने के आदेश दिए, और क्या कुछ इस आदेश में गाइडलाइंस जारी की गई हैं? अनुपमा, सबसे पहले हम ये बताएंगे कि स्कूल में अभी शैक्षणिक कार्य नहीं होगा। यहाँ जो बच्चों के नामांकन है और साथ ही जो किताब नए सेशन को लेकर के स्कूल से मिलते हैं सरकारी विद्यालयों में, वैसे कार्य जो है अभी फिलहाल किए जाएंगे। क्लास अभी रेगुलर करने की बात नहीं की गई है। अभी जो निर्देश आया है 2 जून से जो स्कूल खुलेंगे, उसमें गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए अभी परमिशन दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो मदन, यानी कि आप ये क्लियर कर रहे हैं कि एडमिशंस जो है वो होंगे या फिर बाकी जो शिक्षा से जुड़े हुए काम वो होंगे, लेकिन बच्चों की पढ़ाई जो है अभी 2 जून से शुरू नहीं की जाएगी। ये बहुत क्लियर करना जरूरी है। बिल्कुल, अभी शैक्षणिक कार्य नहीं होगा स्कूलों में। जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं जैसे किताबों का बंटवारा और फिर नामांकन की प्रक्रिया, उन तमाम चीजों को स्कूल में पूरी की जाएगी। इसके लिए 2 जून से स्कूल को खोले जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छे से क्लियर किया मदन आपने, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए थे, लेकिन आपको जानकारी दे दें कि शिक्षा से जुड़े हुए काम होंगे, लेकिन चाहे स्कूल के अंदर जिस तरीके से बुक्स बांटी जाती हैं या फिर एडमिशंस के काम जो है वो होंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि स्कूल खोलने का आदेश दिया गया है, लेकिन बच्चे नहीं जाएंगे, पढ़ाई की शुरुआत जो है नहीं होगी। लेकिन एक अच्छी पहल झारखंड सरकार की तरफ से, ताकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, और इसीलिए स्कूल के अंदर किताबें बांटी जाएंगी, एडमिशंस होंगे 2 जून से। और अब आपको दिखाते हैं क्वारंटाइन सेंटर में हंगामे की 2 तस्वीरें। दरअसल 2 तस्वीरें हम जो आपको दिखाने वाले हैं वो दरअसल झारखंड के अलग अलग जिलों की है। सबसे पहले आप ये 2 तस्वीरें देखिए, झारखंड के हजारीबाग और गढ़वा से आई है, जहां लोग कुव्यवस्था से नाराज हैं और सड़कों पर प्रदर्शन के लिए किस तरीके से उतर चुके हैं। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग के साफ तौर पर इन दोनों ही तस्वीरों में धज्जियां किस तरीके से उड़ाई जा रही है। और चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हजारीबाग की, जहां मेडिकल कॉलेज अस्पताल का नजारा उस वक्त बदल गया जब क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोग गेट के बाहर सड़कों पर अपने सामान के साथ आ डटे। लोगों ने जमकर हंगामा किया, बवाल भी काटा। लोगों की शिकायत थी कि हमें खाना सही से नहीं दिया जाता, गंदगी के अंबार में रखा जाता है, और हमें 17 से 18 दिन क्वारंटाइन हो गए, लेकिन अब तक हमें छोड़ा नहीं गया। जबरदस्ती बेचारा उसी तरह ठीक हुआ। हम लोग से दवाई मांगे, हम लोग दवाई कहाँ से कोई आएगा तो मंगा दूंगा। फिर से लेकिन आप लोग कितना दिन से यहाँ? हाँ जी, आप लोग कितना दिन से? 16 दिन हुआ हमारा। इनका 15 दिन हुआ, मेरा 18 दिन हुआ। 15 दिन रहना चाहिए था, अब 17-18 दिन हो गए। कम से कम अब तो रिलीज कर देना चाहिए ना। रिपोर्ट नहीं आई सर, तो इसके जिम्मेदार गवर्नमेंट है। हम लोग के घर वाले परेशान है।
गढ़वा सदर प्रखंड की लगमा राजकीय मध्य विद्यालय स्थित क्वारंटाइन केंद्र में रखे गए प्रवासी मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। इसी दौरान करीब 100 से अधिक मजदूर लाठी डंडे ईंट पत्थर लेकर क्वारंटाइन केंद्र से निकलकर बाहर आकर नारेबाजी करने लगे। सभी मजदूर यूपी के बनारस, बंगाल, झारखंड के रामगढ़, हजारीबाग और रांची के 115 मजदूर थे। आक्रोशित मजदूरों का कहना था कि क्वारंटाइन केंद्र में भोजन पानी की समस्या हो रही है। केंद्र में शौचालय, बिजली आदि की सुविधा नहीं होने और गंदगी का अंबार लगे होने का भी आरोप लगाया। सूचना मुझे मिली और थाना को इन्फॉर्म करके हम लोग वहाँ पर गए, शांति स्थापित किए और तुरंत मान भी गए हम लोग की बात। और फिर उन लोगों को खाना खिला करके विभिन्न जिलों के जो थे तो सभी को अपने गंतव्य में बस के माध्यम से भेजा गया। तो कोरोना के अलावा दूसरी बीमारियों से पीड़ित लोगों को भारी परेशानी हो रही है। सूबे के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की ओपीडी अब तक नहीं खुल पाई, जबकि इस बाबत स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने आदेश भी जारी कर दिए। जी बिहार झारखंड की टीम्स ने एम्स जाकर इस मामले की पड़ताल की। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बंद पड़ा ओपीडी केंद्र, लॉक पड़ा रजिस्ट्रेशन काउंटर, बेहतर इलाज का इंतजार करते बेबस मरीज और परिजन। ये नजारा है झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स का। कोरोना की भीषण आपदा में दूसरी बीमारियों के मरीजों के इलाज में भारी परेशानी हो रही है। जी बिहार झारखंड की टीम हकीकत जानने के लिए मौके पर पहुंची। मरीज है जो उनके अटेंडेंट है वो अब पूरी तरह से परेशान है। और लेकिन जिस तरीके से ये आदेश दिया गया था कि आज से जो मेडिकल ओपीडी की जो सेवाएं हैं उसको शुरू कर देना था, लेकिन अब तक ये सेवा जो है वो शुरू नहीं हो सकी। और ठीक मैं आपको और बगल की तस्वीर दिखाऊंगा कि जो मरीज है वो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं और इसी आशा और उम्मीद में है कि उनका इलाज हो पाएगा। लेकिन फिलहाल जो ओपीडी की सेवा है वो अब पूरी तरह से बंद है। ऐसे में एक बार फिर राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के जो प्रबंधन है ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उन्होंने प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग के आदेश का अवहेलना किया है। अब आपको सुनाते हैं स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी का वो बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि अस्पताल को ओपीडी सेवा बंद करने का कोई आदेश नहीं दिया गया है। इसके साथ ही सभी अस्पतालों में ओपीडी शुरू होने का दावा किया गया था। अन्य अस्पतालों को एक तो ओपीडी बंद करने के लिए कभी कहा ही नहीं गया था। बंद कैसे है सर? रिम्स का ओपीडी बंद? तो सभी सरकारी अस्पतालों की ओपीडी सेवाएं शुरू होनी है। सभी निजी अस्पताल भी कार्यरत रहेंगे। सभी के लिए प्रोटोकॉल्स हम लोगों ने जारी कर दिए हैं। आप लोगों ने देखा होगा डेंटिस्ट्री के लिए स्पेशल प्रोटोकॉल आया था, उसको भी हम लोगों ने डेंटल एसोसिएशन के माध्यम से सभी को सर्कुलेट किया है। उसमें पूरी प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि किस प्रकार से आपको रक्षा करते हुए प्रक्रियाओं को करना है। आपने स्वास्थ्य सचिव का बयान सुन लिया, अब मरीजों की बेबसी सुनिए और सोचिए कि आखिर इस दर्द पर मरहम कब लगेगा। चाईबासा का एक मरीज लेके आए और वहाँ सिटी स्कैन के लिए गए तो बोला कि मशीन खराब है। यहाँ तो हमको तो कोई व्यवस्थित जानकारी नहीं लग रहा है, कहाँ क्या हो रहा है कुछ पता चल रहा है। इस तरह से बीमारी फैला हुआ है कोरोना का, तो कुछ तो ये होना चाहिए, कुछ भी तो ऐसा नहीं दिख रहा है। और मैं वहाँ पर लालू प्रसाद जी है ना, उनके वहाँ पर खाना बांटती। इधर रिम्स के निदेशक डॉक्टर डीके सिंह ने कहा कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट को सभी विभागाध्यक्षों के साथ मीटिंग करके उनकी राय लेने को कहा गया था। अब देखना होगा कि मीटिंग में क्या निष्कर्ष निकलता है। सब चीजें नहीं बंद की जा सकती हैं और सामान्यतः जो महसूस हुआ है कि इस संक्रमण काल में कोविड से लोग तो परेशान ही थे, अपनी नॉर्मल बीमारियों के लिए भी इलाज कराने के लिए परेशान थे। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम प्रयास करेंगे जल्द से जल्द ओपीडी को शुरू की जाए। सरकारी दावे और हकीकत के बीच बस उतना ही फासला होता है जो हमारी पड़ताल में रिम्स से सामने आया। हम उम्मीद करते हैं कि अधिकारी जल्द ही सक्रिय होंगे और पीड़ित मरीजों को राहत मिलेगी। सौरभ शुक्ला, जी मीडिया, रांची। रांची में सभी मिठाई दुकानों और रेस्टोरेंट खोलने की मंजूरी दे दी गई। मिठाई दुकान से होम डिलीवरी के साथ काउंटर सेल की व्यवस्था की गई है। आप मिठाई खरीदकर घर ले जा सकते हैं, लेकिन दुकान में बैठकर खाने की अनुमति नहीं है। प्रशासन की नई गाइडलाइंस के मुताबिक दुकानदारों को यह व्यवस्था दी गई है। रांची के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में दुकानदारों को शर्तों के साथ दुकानें खोलने की मंजूरी दी गई। नई गाइडलाइंस के मुताबिक मिठाई दुकान और रेस्टोरेंट संचालकों को अपनी दुकान खोलने के लिए प्रशासन की अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। दुकानें खोलने के बावजूद ग्राहक कम ही दिखाई दे रहे हैं।
उसको खोल देना है। लेकिन इस गाइडलाइंस के अंदर क्या कुछ जो बातें हैं आप लोगों को बताई गई और कैसे आप लोग इस गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, कैसी व्यवस्था है? देखिए, मेरे यहाँ जो भी कस्टमर अगर आते हैं तो सबसे पहले उनको गेट में जो मेरा सिक्योरिटी गार्ड्स है उसको मेरा जो डोरमैन है उसको प्रॉपर ढंग से उसके बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हैं। उसके बाद वहीं पे सैनिटाइजर रखा हुआ है। जो भी कस्टमर आते हैं पहले वो सैनिटाइजर से अपना हाथ क्लीन करेंगे, उसके बाद वो अंदर आएंगे। व्यवस्था तो जो परिस्थिति है उसी के मुताबिक की गई है। अभी घर में आप जाके खाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। रेस्टोरेंट में जो भी कानूनी तौर पे सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह है उसका उल्लंघन भी हो सकता है, इसीलिए यह स्टेप लिया गया है। रांची के सभी मिठाई दुकान और रेस्टोरेंट को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है और नई गाइडलाइंस में ये मेंशन किया गया है कि जो भी स्वीट्स के शॉप होंगे, जो रेस्टोरेंट जो होंगे, वो सिर्फ होम डिलीवरी कर सकते हैं। आपको तस्वीर रांची के एक प्रतिष्ठित मिठाई दुकान की दिखाना चाहेंगे जहां पर दुकानें खुली हुई है और इक्के दुक्के जो कस्टमर्स है वो यहां पर पहुंच रहे हैं। हालांकि जिस जगह पर जी मीडिया की टीम मौजूद है, यहां पर भी एक बेहतर व्यवस्था देखने को मिली कि जैसे ही आप एंट्री गेट पे पहुंचेंगे वहां पर थर्मल स्कैनर से पहले तो टेम्परेचर जो है, बॉडी का टेम्परेचर, उसको मेजर किया जा रहा है और इसके बाद हैंड सैनिटाइज के साथ ही आप दुकान के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन इस नई गाइडलाइंस में जो साफ तौर पर अंकित किया गया है कि फिलहाल दुकानों और रेस्टोरेंट जो भी होंगे वहां पर लोगों को खाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि लोग वहां से पैकिंग करा के अपने घर तक ले जा सकते हैं या फिर ऑनलाइन डिलीवरी करवा सकते हैं। तो ऐसे में लॉकडाउन 4.0 में कुछ रियायत देते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है और इससे लोगों में भी अब राहत है कि वो लोग जो है वो खरीदारी के लिए धीरे धीरे मिठाई के दुकानों और रेस्टोरेंट तक पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय टोप्पो के साथ सौरभ शुक्ला, जी मीडिया, रांची। कोरोना की आपदा के बीच रांची वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। रेड जोन से जिला अब ऑरेंज जोन घोषित हो गया। पहले जहां रांची में 112 मरीज थे तो वहीं अब केवल 15 मरीज हैं, जबकि 97 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। अब झारखंड का एक भी जिला रेड जोन नहीं है। राज्य में 106 कंटेनमेंट जोन चिन्हित किए गए, जबकि 7042 क्वारंटाइन सेंटर हैं। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 330 है, जबकि 3 लोगों की मौत हो चुकी है। सूबे के 21 जिले में कोरोना ने पांव पसारे, लेकिन राहत की बात यह है कि अब राज्य का कोई भी जिला रेड जोन नहीं है। 3 जिले साहिबगंज, पाकुड़ और खूंटी ग्रीन जोन में हैं। झारखंड के डीसी, एसएसपी और डीडीसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की अपडेट दी। हम लोग अगर देखें एक्टिव केसेस पर लैक ऑफ पॉपुलेशन जो एक मानक है, तो उसमें हम लोग 5वें स्थान में हैं झारखंड में। अगर हम लोग अपनी केस पॉजिटिविटी रेट को देखें, मतलब कितने टेस्टिंग के बाद कितने केस पॉजिटिव होते हैं, तो हम लोग 6ठे स्थान पे हैं। हर 1.18% जो है केसेस जो है पॉजिटिव होते हैं, 18। डबलिंग रेट जो है हमारा आज के दिन में 57 डेज है, मतलब जो आज का फिगर है वो 57 डेज बाद डबल होगा। जो इस राज्य के जितने भी ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें सबसे अच्छा वही है। हमारा रांची की जनता से यही आग्रह है कि आप लॉकडाउन का अक्षरश अनुपालन सुनिश्चित कराएं। अभी का समय बहुत क्रूशल है और जैसा विभिन्न गाइडलाइंस आई हैं लॉकडाउन के संबंध में, उसका अनुपालन करें। यदि किसी तरह की कोई समस्या होती है, किसी तरह की कोई जानकारी की आवश्यकता है, तो जितने भी नंबर्स हम लोगों ने दिए हैं, चाहे वो 100 नंबर हो, 1950 हो, 181 हो, तथा जो हेल्पलाइन नंबर्स राज्य सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा दिए गए हैं, उन पे फोन करके पूछ सकते हैं। जो भी प्रवासी मजदूर जिनको लाइवलीहुड का इशू है, वो लोग अपना वर्क डिमांड भर रहे हैं और प्राइवेट लैंड पे मुख्यतः, और अगर नहीं अवेलेबल है तो गवर्नमेंट लैंड पे हमें उसका क्रियान्वयन करवाना है। इसमें हम लोग 30 तारीख तक जो भी गड्ढा खुदाई होनी है उसको कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें से 25,000 गड्ढा खुदा भी जा चुका है। नेक्स्ट हमारी योजना है नीलांबर पीतांबर, जिसमें जल समृद्धि की योजना हम लोगों ने ली है, जिसमें मेजरली टीसीबी लिया गया है और नाला निर्माण लिया गया है।
कोयला कारोबारी किरण महतो की हाईवा लूट मामले में बागमारा के विधायक डुल्लू महतो को बड़ी राहत मिली। धनबाद के प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश बसंत कुमार गोस्वामी की अदालत ने विधायक को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। वरीय अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी और एनके सविता की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने विधायक को बेल देने का फैसला किया। विधायक को 35,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई। हालांकि 16 मई को निचली अदालत ने डुल्लू को जमानत देने से इंकार कर दिया था। डुल्लू महतो ने 11 मई को कोर्ट में सरेंडर किया था। विधायक पर दुष्कर्म का भी मामला है और अगर इस केस में भी बेल मिलती है तो वो जेल से बाहर आ सकेंगे। उसके बाद से जीसीबी से मामले में उनका जो प्राथमिकी दर्ज किया था सब सिपाही मामला था, तो उसमें शिरकत करके हम माननीय प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश ने जमानत की अर्जी को सुनवाई किया और उसमें उनको जमानत दिया है। सरायकेला खरसावां जिले में सहकारिता बैंक घोटाला मामले में आरोपी मैनेजर भीम कुमार सतपथी जेल भेज दिए गए। 37 करोड़ के घोटाले में मैनेजर की गिरफ्तारी हुई। पूरे मामले की जांच झारखंड सीआईडी कर रही है। सीआईडी ने आरोपी मैनेजर को व्यवहार न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेजा गया। इससे पहले एक दिन पहले आरोपी मैनेजर को जमशेदपुर के सीआईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जहां से गिरफ्तारी की गई। आपको ये बता दें कि 22 अगस्त 2019 को सरायकेला थाने में करीब 38 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला दायर कराया गया था। मामले के दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी अभी बाकी है। कोऑपरेटिव बैंक के घोटाले से संबंधित मामला है। इसमें एफआईआर हुआ है। इसमें एक एफआईआर में बैंक प्रबंधक को हम लोग न्यायालय में आज उपस्थापित किए हैं। आदेशानुसार न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जा रहे हैं। ये एक केस में 33 करोड़ का करीब और एक केस में 4 करोड़ 15 लाख 14 लाख का है, तो करीब 37-38 करोड़ का है। आगे अनुसंधान में जो आएगा इसमें उसी मुताबिक जो अभियोजन चलाया जाएगा उसको। धनबाद की चासनाला खदान हादसे की जांच के लिए कमेटी बना दी गई। शुक्रवार को हुए हादसे की जांच 3 सदस्यीय कमेटी करेगी। दरअसल शुक्रवार को पानी की धार से कन्वेयर बेल्ट से कोयले को आग बढ़ाने के दौरान एक ठेका मजदूर की जान चली गई और मजदूरों का आरोप है कि कोयला खदान में लगातार हादसे होते हैं, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। हादसे के दौरान करीब 100 मजदूर खदान में काम कर रहे थे और वो बाल बाल बच गए। तो वहीं पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने मृतक के परिजन को 10 लाख मुआवजा देने की मांग की। फिलहाल प्रशासन को जांच रिपोर्ट का इंतजार है। तो कोरोना संक्रमित मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद देवघर जिला कोरोना मुक्त हो गया। सभी तरह की जांच करने के बाद मोहनपुर प्रखंड निवासी मरीज को संक्रमण मुक्त होने का प्रमाण पत्र दिया गया और अस्पताल से छुट्टी दी गई। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार के साथ वरिष्ठ अधिकारियों ने ताली बजाकर मरीज को विदा किया। क्या हुआ? 10 तारीख को सैंपल भेजा गया था और 17 तारीख को रिपोर्ट आई जो पॉजिटिव थे। उसके बाद इनका फिर से हमने यहाँ एडमिट करके इनका सैंपल हमने फिर भेजा, लेकिन उसका रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है। लेकिन आज से हमारे यहाँ ट्रूनेट मशीन शुरू हो गया है। ट्रूनेट पे जिनका सैंपलिंग हम किए उसकी रिपोर्ट 2 घंटे में मिल जाती है। उसमें वो नेगेटिव आया तो गाइडलाइन के हिसाब से ये कोरोना फ्री है। इनको भी घर छोड़ दिया गया है, जहाँ वो 14 दिन रहेंगे क्वारंटाइन में। इस बीच में किसी भी तरह की दिक्कत अगर होती है, कोई सिम्टम डेवलप करता है, पुनः हम लोग संपर्क इनसे करेंगे। अवैध बालू कारोबार पर सरायकेला खरसावा एसपी ने कार्रवाई की। एसपी ने बालू लदे 41 हाईवा को जब्त किया। मामला सरायकेला खरसावा के ईचागढ़ थाना इलाके का है। छापेमारी अभियान का नेतृत्व स्वयं एसपी मोहम्मद अर्शी कर रहे थे। इसी दौरान चालक समेत 4 सहकर्मियों को गिरफ्तार किया गया। कल देर रात से आज सुबह तक ये रेड चली है और उस दौरान 41 हाईवा ट्रक बालू भरे हुए बरामद हुए हैं और खनन पदाधिकारी साहब ने उसमें बताया देखे पेपर की कोई भी पेपर इसके पास है नहीं और जो भी कागजात थे वैलिड नहीं थे, तो सभी पूरी तरह से अवैध थे। तो उसको फिर सीज किया गया है और उसको ईचागढ़ थाना में सबको लगाया गया है। इस संबंध में 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी हुई है, जो कि अवैध थे, इसलिए ज्यादातर लोग घर छोड़ के भागे और जो लोग अभी पकड़ में है और बाकी जांच जारी है और इसका जो भी नेक्सस है उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। राजधानी रांची में ईद की तैयारी पूरी कर ली गई। चांद नजर आने के बाद ईद मनाने की तारीख भी मुकर्रर हो जाएगी। इस बार प्रशासन ने सबसे घर में ही रहकर नमाज पढ़ने की अपील की। झारखंड के डीजीपी एमवी राव ने ट्विटर के जरिए प्रदेशवासी को ईद की बधाई दी, साथ ही घर से ही ईद की नमाज अदा करने की अपील की। इसी बीच अच्छी खबर ये आई कि रांची अब रेड जोन से ऑरेंज जोन में तब्दील हो चुका है। प्रशासन ने सभी से संयम बरतने की अपील की। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक बाहर न निकलने की भी अपील की। उधर हिंदपीढ़ी से भी एक अच्छी खबर है, जहां केवल 1 केस बचा हुआ है। सभी रांची वासियों से, रांची जिला प्रशासन की ओर से हम सबकी यही अपील है कि आने वाले पर्व में जो इबादत हो, जो खुशी हो,
वो घर पे ही हो, लॉकडाउन का और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। रांची अब ग्रीन जोन से ऑरेंज जोन, रेड जोन से ऑरेंज जोन आया है और ग्रीन जोन की तरफ जाने के लिए प्रयासरत है। थोड़ी सी और हम लोगों को असुविधा झेलनी होगी, जिससे कि कोरोना की जंग में हम लोग जीत पाए। क्योंकि आने वाले दिनों में ईद का त्योहार बहुत नजदीक है, मैं सभी से अपील करूंगा कि वे घर पे रहें, इबादत घर पे करें, सेलिब्रेशंस भी घर पे करें। यदि कोई अनावश्यक बाहर घूमते हुए पाए जाते हैं तो उन पे वही कार्रवाई की जाएगी जो कार्रवाई हम लोग अभी तक करते आए हैं, चाहे वो प्राथमिकी की हो, चाहे वो फाइन की हो या निरोधात्मक कार्रवाई 107 के तहत हो। पीढ़ी में हम लोग कंटेनमेंट जोन को सर्वे करके और जो कि ILI सारी सिम्टम वाले पर्सन पाए जा रहे हैं उनका सैंपलिंग करवा रहे हैं। ये प्रक्रिया चल रही है और 1 से 2 दिन में ये कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। उसके बाद हम लोग उसको कंटेनमेंट एरिया को बाहर की तरफ से छोटा करेंगे। रांची नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई। इसमें कुल 8 एजेंडे पर चर्चा हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1000 वर्ग फीट से कम क्षेत्रफल वाले भवन के करदाताओं को होल्डिंग टैक्स में 100% छूट दी गई। साथ ही 1000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल वाले भवन के करदाताओं को होल्डिंग टैक्स में 50% की छूट दी गई। साथ ही घाटे की स्थिति में राज्य सरकार से भरपाई की बात भी कही गई। बैठक में कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे निगम कर्मचारियों के लिए मेडिकल खर्च और मृत्यु होने पर 10 लाख का प्रस्ताव रखा गया। हमारे नगर निगम क्षेत्र में काम कर रहे हैं ऐसे लोगों का जो इस कोविड-19 में अगर किसी तरह का घटना हो जाती है या तबीयत खराब हो जाती है तो इसके लिए रांची नगर निगम खर्च उठाएगी और साथ ही उनके जीवन रक्षा के लिए 10 लाख रुपया मुहैया कराने की बात हम लोग किए थे। आज हम लोग इस बैठक में लेकर के पारित कर दिए हैं। तो हम लोगों ने ये प्रस्ताव सरकार को भेजा, अभी तक जवाब नहीं आया था, तो आज स्टैंडिंग कमेटी में स्वीकृत करके ये प्रस्ताव को पुनः मुख्यमंत्री को भेज रहे हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से फिर आग्रह कर रहे हैं कि आम लोगों को बहुत परेशानी है, इस वर्ष इस छूट को दिया जाना आम लोगों के लिए आवश्यक है। आप जल्द से जल्द निर्णय ले जिससे कि रांची नगर निगम इस पर अग्रतर कार्रवाई करे। रांची कांग्रेस महानगर की तरफ से 15 बाजार के मजदूरों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने शिरकत की। इसमें मजदूरों को राहत सामग्री देकर सम्मानित किया गया। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि इस कठिन समय में मजदूर भाइयों ने हमारा मान बढ़ाया। मौके पर कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। उनको सम्मानित करने के लिए आए हैं और इस कठिनतम दौर में इन्होंने धैर्य के साथ जो हमारा मान सम्मान बढ़ाया है, राज्य का मान सम्मान बढ़ाया है, हमारे विभाग का मान सम्मान बढ़ाया है और हमारे लोगों के साथ कदम से कदम मिलाया है, तो इनके सपने जो अधूरे हैं उनको पूरा करने का प्रयास करूंगा। हजारीबाग के गोरहर थाना के समीप NH2 पर स्कॉर्पियो और गैस सिलेंडर लदे ट्रक में टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है स्कॉर्पियो सवार लोग रोहतास बिहार से बोकारो बाल्डी की तरफ जा रहे थे, तभी ट्रक के साथ गाड़ी की टक्कर हो गई। उधर से आ रही थी जी, बड़ी साइड से मतलब उसका ध्यान चुक गया, कुछ हो गया, आके राइट में घुस के आके ट्रक को ठोका है जी। ये 4:30 बजे घटी है। घटना का कारण कुछ पता चला सर? घटना का तो बोलते हैं कि हमारे सामने लोग पूरे से आ रही थी, पीछे से स्कॉर्पियो जा रहे थे जी, उसी में टक्कर हुआ। और इसी के साथ खबर झारखंड में इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए दिन भर की तमाम बड़ी खबरें।